वहीं अर्पिता किरण के कमरे में है और उससे बातचीत कर रही है। अर्पिता, किरण क्या हो गया था तुम्हें? तुम मौसा जी से बात क्यों नहीं कर रही थी? मौसा जी तुमसे बात करने आए थे, क्यों चुप रही तुम? बोलो, अब जवाब दो। अर्पिता, हर बार यही होता है। पिछली बार भी अचानक से आकर बोल दिया कि जाओ किरण, नीचे तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। यार ये क्या भला बात हुई? अर्पिता, इंसान हूं मैं, कोई खिलौना नहीं जिसके अंदर कोई भावना नहीं होती है। मेरे अंदर भावनाएं हैं। किसी भी लड़की को ये खबर सुनकर एडजस्ट करने में समय लगता है, और एक मेरे साथ तो हथेली पर सरसों जमाने की आदत है सबको, किरण ने चिढ़ते हुए अर्पिता से कहा। अर्पिता किरण की ये बात ध्यान से सुनती है और उससे कहती है, किरण हमें एक बात स्पष्ट बताओगी? हाँ पूछो। तुम्हें इतनी परेशानी किस कारण हो रही है? मौसा जी ने अचानक से तुम्हें खबर दी इस कारण, या फिर तुम किसी और को पसंद करती हो इस कारण? क्या बात है, साफ साफ कहो। हम तुम्हें बचपन से जानते हैं और तुम ऐसी नहीं हो जैसी आज तुमने बनने की कोशिश की। और फिर ऐसे सोचो ना कि अभी तो तुम्हें देखना है कि वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं। और एक बात कहें हम, किस्मत वाली होती हैं लड़कियां जो उन्हें अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए लोग खुद चलकर आते हैं। बड़े ठाठ होते हैं मैडम, कुछ तो नखरे दिखाना बनता है। नहीं समझ आए तुझे तो हमें बताना, हम अपने तरीके से निपटेंगे, जैसे हमने अपने कॉलेज में कुछ के दिमाग ठिकाने लगाए थे। याद आया कुछ? ओह माय गॉड, याद आया यार, किरण ने हंसते हुए कहा। किरण के चेहरे पर हंसी देख अर्पिता उससे कहती है, तो फिर इतनी परेशान क्यों किरण? अर्पिता की बात सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है। कुछ पल वो मौन रहती है और फिर कहती है, अर्पिता सच कहूं तो मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से सोचा ही नहीं कि मैं परेशान हो काहे को रही हूँ, जबकि मेरी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया और कल जिससे टकराई वो तो बस टकराव ही था ना, उसके बारे में क्या सोचूं? किरण ने मुस्कुराते हुए अपनी बाईं आंख दबाकर कहा, बाकी एक बार इस आने वाले नमूने से मिलकर देखते हैं। अगर मेरे टाइप का नहीं हुआ तो फिर तुम और मैं मिलकर तिगड़म भिड़ा ही लेंगे नहीं। हाँ हाँ काहे नहीं, इस बात पर हाई फाइव, अर्पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ये कहते हुए किरण और अर्पिता दोनों हाई फाइव करती हैं। किरण मुस्कुराने लगती है, वहीं अर्पिता एक बार मन ही मन कहती है, जीवन के इस सफर में काश कभी आपसे दोबारा मुलाकात हो प्रशांत जी, और मुस्कुराने लगती है। अच्छा सुनो किरण, हम नीचे जा रहे हैं, मासी को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है, तो हम देखते हैं हमारे लायक कोई काम हो तो हम करवा लेते हैं। अर्पिता ने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आना। किरण अपनी किताबें समेटकर कबर्ड में रखते हुए कहती है। अर्पिता वहां से बीना जी के पास चली जाती है। अरे अर्पिता आप आ गई, किरण का मूड बना कि नहीं, वो मानी कि नहीं? बीना जी ने एक साथ सवालों की झड़ी लगाते हुए अर्पिता से कहा। रिलैक्स मासी, किरण मान गई है और उसका मूड भी अच्छा है, आप बेफिक्र होकर सारे काम कीजिए। ये खबर सुनकर बीना जी अर्पिता के माथे को चूम लेती हैं। वो थोड़ी भावुक हो जाती हैं। ये देख अर्पिता अपनी गर्दन हिलाकर ना कहती है, जिसे देखकर बीना जी बस धीमे से मुस्कुरा भर देती हैं। अर्पिता, मासी हम तो नीचे आए थे कि आपकी थोड़ी मदद कर दें, लेकिन देखिए आपने तो सारा काम पूरा कर लिया है, अब हम यहाँ बैठकर क्या प्याज काटें? नहीं मेरी बच्ची, प्याज नहीं, तुम तो अपना पसंदीदा काम करो और वो करो जिसमें तुम बेस्ट हो। ये लो कॉफी और थोड़ी सी शक्कर और साथ में मिल्क। अब यहाँ आराम से बैठकर इन्हें फेंटो और फेंटती जाओ जब तक कि ये सभी मिलकर एक रूप नहीं हो जाते। सच कहा मासी आपने, यही तो विवाहित जीवन की खुशियों की चाबी है, बिल्कुल कॉफी के जैसे। एक कप मन की कॉफी बनाने के लिए हमें कुछ चीजें बिल्कुल सही मात्रा में डालनी होती है, और ये संयोग तो देखो मासी, ये दो चीजें जरूरी है और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कॉफी पाउडर जो कड़वा होता है, वहीं शक्कर जो मीठी होती है, बिल्कुल दो अलग अलग सोच के व्यक्तियों की तरह। फिर इसे एक रंग करने के लिए हम मिलाते हैं इसमें जरा सा दूध, यानी उन दो अलग अलग सोच के व्यक्तियों के द्वारा डाले गए एफर्ट, जो अगर सही मात्रा में मिलाना आ जाए तो जिंदगी ही खूबसूरत बन जाए। और फिर मन की कॉफी बनती है, यानी मीत से मनमीत बनते हैं। और ये झाग वाली कॉफी हमें बेहद पसंद है। लीजिए मासी, हो गई आपकी कॉफी तैयार, अर्पिता ने बाउल बीना जी की ओर बढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान होती है। वाह, कितनी सरलता से अर्पिता ने खुशियों का सार समझा दिया। बहुत ही सुलझी हुई सोच है हमारी अर्पिता की, जहां भी जाएगी अपनी सोच और गुणों से सबको अपना बना लेगी। मीना मन ही मन कहती हैं और मुस्कुराते हुए कॉफी का बाउल अर्पिता के हाथ से ले लेती हैं। बीना जी, अच्छा अर्पिता अब तुम जाओ, सारा काम लगभग हो ही गया है, 12 बजे सभी आ जाएंगे। कुल मिलाकर 4 जन आ रहे हैं और एक हमारी जीजी, तो 12 बजे तुम आ जाना और मेरी जरा मदद कर देना, ठीक है? जी मासी, हम तो आपके बिना कहे ही दौड़ कर आ जाएंगे, भला ये भी कोई कहने की बात है, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से ऊपर वो किरण के कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद 12 बज जाते हैं और 12:01 पर ही घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। ये देखकर बीना जी अपने फोन से अर्पिता को एक मिस्ड कॉल कर देती हैं। अर्पिता फौरन ही नीचे चली आती है और सबके अंदर आने से पहले ही रसोई में चली आती है और एक नजर रखे हुए सभी सामान पर दौड़ाती है और समझकर काम भी करने लगती है। वहीं बीना जी और हेमंत दोनों ही घर के बाहर जाते हैं और आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। बीना जी, नमस्ते कमला जी, नुपेंद्र जी और जी प्रणाम कहते हुए राधिका अपने हाथ जोड़ लेती है। जी प्रणाम कहते हुए राधिका अपने हाथ जोड़ लेती है। बीना जी भी मुस्कुराते हुए प्रणाम कहती हैं। हेमंत जी सभी को अंदर आने के लिए कहते हैं। जी चलिए कहते हुए नपेंद्र, कमला और राधिका सभी बीना जी और हेमंत जी के साथ अंदर चले आते हैं। चारों अंदर जाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। शोभा और राधु भी बैठते ही एक सरसरी नजर चारों ओर डालती हैं, मानो कि अंदर से ही स्कैनिंग कर रही हो। हेमंत जी सभी के पास बैठते हैं और बीना जी एक नजर ऊपर सीढ़ियों की ओर डालती हैं
और फिर वहां से रसोई में चली जाती हैं, जहां पहले से ही अर्पिता को देख मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ आ गई, मैं वहां खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी मासी, वो दरअसल आपका कॉल आया था, हम तभी आ गए थे, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा किया। अच्छा मासी, हमने ना ये पानी ग्लास में रख दिया है, इसके साथ ही कुछ मीठा भी रखा है, हमारे लखनऊ का रिवाज जो ठहरा। बहुत अच्छा किया लाली, अब एक काम करो, तुम इसे बाहर सबके लिए ले जाओ, इसी बहाने तुम सबसे मिल भी लोगी, बीना जी ने अर्पिता से कहा। जी मासी, कहते हुए अर्पिता बाहर आए हुए मेहमानों के लिए पानी लेकर आती है और सभी को पानी सर्व कर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और मन ही मन सोचती है, अर्पिता यहाँ तो परिवार आया है, लेकिन जिसे वाकई में मिलना चाहिए वो तो नदारत है यहाँ से। हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही पुरानी सोच है इन लोगों की। कहीं हमारी किरण वही पुराने जमाने की टिपिकल फैमिली में तो नहीं फंसने जा रही है, पता करना पड़ेगा। शोभा जी प्रणाम, और हेमंत जी की ओर देख कहती है, ये कौन? जी ये बीना जी की बहन की बेटी है अर्पिता, यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है, हमारे साथ ही रहती है, बहुत प्यारी है। तो क्या पढ़ाई कर रही है आप अर्पिता? शोभा ने फिर से पूछा। शोभा के प्रश्न करने से अर्पिता अपनी सोच से बाहर आई और बोली, जी हम यहाँ लखनऊ कैंपस में संगीत विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। अर्पिता ने बेहद संजीदगी से संक्षिप्त उत्तर दिया। अर्पिता का लहजा सुन शोभा और कमला मुस्कुराते हुए राधु की ओर देखती हैं। उनका आशय समझ राधिका मुस्कुरा देती है और अर्पिता से पूछती है, वैसे आप मूल रूप से कहाँ की हैं? जी हम आगरा से हैं, अर्पिता ने कहा। तब तक डोरबेल फिर से बजती है। हम अभी आते हैं, कह अर्पिता वहां से दरवाजे की ओर बढ़ जाती है और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उसे एक जोरों का झटका लगता है। आप यहाँ? अर्पिता के मुंह से बमुश्किल चंद शब्द ही निकले। दरवाजे पर प्रशांत खड़ा होता है, जो गर्दन नीचे किए अपना फोन चला रहा होता है। आवाज सुनकर वो नजर उठाकर ऊपर देखता है तो अर्पिता को देख उसे भी हैरानी होती है। प्रशांत जी आप यहाँ, अर्थात आप सब हमारे कहने का, अरे आप पहले अंदर आइए, अर्पिता ने घबराते हुए कहा। जी बेहतर, वरना तुम्हारे सवाल सुनकर तो मुझे लगा कि यहीं खड़े खड़े ना समय न गुजर जाए, प्रशांत ने धीमे से कहा। उसकी बात सुन अर्पिता कहती है, जी वो बस हमने आपको यहाँ होना एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, बस इसीलिए ऐसा रिएक्शन दे दिया। ओह ऐसा क्या? प्रशांत ने अंदर आते हुए अर्पिता से कहा। अंदर आकर प्रशांत अपने दाऊजी के पास बैठ जाते हैं। प्रशांत जी को सबके साथ बैठा हुआ देखकर अर्पिता बुझे हुए स्वर में खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, तो इनका रिश्ता जुड़ रहा है हमारी किरण से, इसका मतलब हमारी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, हमारा पहली नजर वाला प्यार, पहला प्यार अधूरा रह गया। कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी घिर जाती है, जिसे वो छिपाने की कोशिश करने लगती है। वहीं प्रशांत जी अर्पिता को वहां देखकर मन ही मन कहते हैं, लगता है अर्पिता को ही हम सभी यहाँ देखने आए हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे छोटे यानी परम के लिए इन्हीं का चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की देखने का अर्थ हुआ रिश्ते पर स्वीकृति की मोहर लगाना, यानी ये अब से हमारे परिवार का हिस्सा कहलाएंगी। ऐसा कह प्रशांत जी एक पल के लिए सवालिया नजरों से अर्पिता की ओर देखते हैं, जो मुख पर मुस्कान का आवरण ढके सभी के सामने खुश होने का दिखावा कर रही है। उसे खुश देखकर प्रशांत जी अपनी नजरें फेर लेते हैं और मन ही मन कहता है, सोचा नहीं था कि तुमसे यूं मुलाकात होगी, किसी खास के लिए टूटती हुई सारी आस होगी। अभी तो ख्वाहिशें जग रही थी तुम्हें जानने की, लेकिन क्या पता था कि वो ख्वाहिशें भी पल दो पल के मेहमान होंगी। बीना जी अर्पिता से किरण को लाने का इशारा करती हैं, तो अर्पिता बिना देर किए तुरंत ही सदे कदमों से ऊपर चली जाती है और कमरे में जाकर किरण को देखती है, जो उसके ही कहने पर तैयार हो आईने के सामने खड़ी है। किरण को देख उसके मन में उसको विचार आने लगते हैं, ओ गॉड क्या करें हम? क्या किरण से जाकर कह दें कि वो प्रशांत जी से विवाह करने के लिए मना कर दे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं? कहीं किरण ने उन्हें देख हाँ कर दिया तो, क्योंकि वो है ही ऐसे कि एक बार उनसे मिलने के बाद उन्हें कोई मना नहीं कर पाएगा। और किरण नहीं, अर्पिता ये क्या अलूल जलूल वाहियात ख्यालात अपने दिल में ला रही हो? इश्क में छल से हासिल करने की कोई जगह नहीं है, और आगे का निर्णय अपनी बहन पर छोड़ दो। 2 पल में ही क्या ऊटपटांग सोचने लगी, स्टूपिड कहेंगी, अर्पिता ने खुद से ही तर्क वितर्क कर स्वयं को समझाते हुए खुद से कहा, और फिर से होठों पर मुस्कुराहट रख किरण के सामने पहुंचती है। अरे वाह किरण, बहुत सुंदर लग रही हो, सादगी में भी जच रही हो, अर्पिता ने किरण से कहा, जिसे सुनकर किरण मुस्कुरा भर देती है और बोलती है, तो अब जाकर तुम्हें टाइम मिला है यहाँ आने का। वैसे तुम ये बता दो, तुम सबसे मिलकर आई हो ना? कौन कौन आया है यहाँ? और वो नमूना भी आया है, बता ना। अरे दादा, सुबह तो मूड इतना खराब कि मौसा जी से बात भी नहीं की, अब देखो इतनी बेचैनी कि मिलने से पहले ही सब कुछ जान लेना चाहती हो। वैसे एक बात कहें, जो नीचे आए हुए हैं ना, बहुत 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 अच्छे हैं, और उनके लिए नमूना शब्द का इस्तेमाल तो उनके व्यक्तित्व पर एक धब्बे के जैसे लगेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जब तुम उन्हें देखोगी ना तो उन्हें ना नहीं कह पाओगी। सच में किरण, तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो। किरण से कहते हुए अर्पिता की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो उन्हें चुपके से पहुंच लेती है और मुस्कुराने लगती है। अगर तुम ये इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो फिर मिलना बनता है, किरण ने उत्साहित होकर कहा। हाँ जी, और हम तुम्हें ही लेने आए हैं, चलो नीचे, सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, अर्पिता ने किरण से कहा, और अपने दिल की बड़ी हुई धड़कनों के साथ अर्पिता किरण को नीचे ले जाती है। चलते हुए अर्पिता किरण और अपना दोनों का फोन उठा लेती है।
वहीं नीचे प्रशांत जी के पास श्रुति का कॉल आ जाता है और वो राधु की ओर झुककर फोन आगे कर देता है। श्रुति का कॉल है, यानी इसे उठाना तो बेहद जरूरी है। आप उस तरफ जाकर बात कर लीजिए, राधिका ने हॉल से बाहर की ओर इशारा कर कहा। ओके थैंक्स, कह प्रशांत वहां से उठकर चला आता है। तब तक अर्पिता और किरण दोनों ही हॉल में पहुंच जाती हैं। किरण सबसे मिलती है और बीना जी के इशारा करने पर सबके चरण स्पर्श करती है और जाकर वापस से अर्पिता के पास खड़ी हो जाती है। शोभा जी बीना जी से कहती है, मेरा छोटा बेटा परम काम की वजह से आ नहीं पाया है। उसने तो अपनी लाइफ का फैसला हमारी राधिका के ऊपर छोड़ा है। उसका तो साफ साफ कहना है कि जिसे राधिका भाभी पसंद करेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। कोई बात नहीं शोभा जी, जी यानी हेमंत जी की बहन ने तो सारी बात कह कर ही रखी थी, तो इसमें परम जी के ना आने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेमंत जी, और फिर आजकल तो लड़के लड़की का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जब परम बेटे फ्री हो तो बच्चों की एक मुलाकात करा देंगे, जिससे आपस में मिलकर एक दूसरे को जान समझ सकें। नपेंद्र जी अवश्य, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ हेमंत जी। अर्पिता वहां मौजूद सदस्यों की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर परम का क्या मसला है जो यहाँ मौजूद ना होकर भी यही है और अचानक से सब उसकी ही बातें किए जा रहे हैं। उधर श्रुति फोन पर प्रशांत से कहती है, भाई मैंने ना आकर गलती ही करी है। आज तो कॉलेज में अर्पिता नहीं आई है और सात्विक भी आकर चला गया, मतलब पक्का बोर हो रही हूँ। इससे अच्छा तो आपके साथ ही पहुंच जाते, कितना बढ़िया होता। अरे कोई नहीं, वैसे भी हम लोग यहाँ जिनसे मिलने आए हैं उसे हम लोग पहले से ही जानते हैं। अच्छा भाई, फिर तो फोटो भेजिए, मुझे अभी देखना है कि आखिर कौन है वो। श्रुति उत्साहित होकर कहती है, ठीक है वेट अ मिनट, श्रुति अभी भेजता हूँ। ऐसा कह प्रशांत वहीं साइड में खड़े होकर एक अर्पिता की फोटो खींच लेता है और श्रुति को सेंड कर देता है। प्रशांत फोटो सेंड कर कहता है, देख लो, ओके अब मैं रखता हूँ, बाय। ऐसा कह प्रशांत अपना फोन रख देता है और आकर सबके साथ बैठ जाता है। वहीं कॉलेज में श्रुति बगीचे की एक बेंच पर बैठी हुई होती है और प्रशांत द्वारा भेजी गई फोटो देख रही होती है कि तभी कॉलेज के वही छटे हुए बदमाश लड़के श्रुति के पास आ जाते हैं और उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। हे बेबी, आज तो तुम अकेले मिल ही गई हमें, उनमें से एक ने कहा जो श्रुति के सामने खड़ा होता है। आवाज सुनकर श्रुति अपना फोन रख नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो उन लोगों को अपने पास देख हैरान हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो जल्द ही किसी मुसीबत में पड़ने वाली है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए वो थोड़ी कड़क आवाज में कहती है, तुम लोग कतई बेशर्म हो, इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ नया सुनने के लिए चले आते हो। उस दिन वाला सबक बड़ी जल्दी भूल गए। श्रुति ने एक ही सांस में कहा, जिसे सुन वो लोग कहते हैं, हाँ जी हम लोग सबक तो भूल गए और बहुत जल्द तुम भी खुद को भूल ही जाओगी। हमारा किया हुआ कारनामा देखोगी। बहुत अकड़ है ना तुम में। और तुम्हारी उस दोस्त का क्या नाम है उसका? उस लड़के ने अपने बाकी दोस्तों की ओर देखकर कहा, अर्पिता। अर्पिता नाम है उस तीखी छुरी का। उसके बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ तो नाम है तो है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। और हाँ, दूर ही रहो हम लोगों से, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। श्रुति ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, हाँ ये देखो, आज तो बिल्ली भी शेर के माफिक म्याऊं म्याऊं करना छोड़कर दहाड़ रही है। खैर हम लोग तो यहाँ आए थे तुमसे ये कहने कि तुम हम लोगों से अपनी गलती की माफी मांग लो और इस झगड़े को यहीं खत्म करें। लेकिन नहीं, तुम भी जिद्दी हो। अभी तो हम कॉलेज में हैं, इसलिए तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तुम्हारी दहाड़ भी सुन लेंगे। आज का कोटा पूरा हो गया, सामने वाले लड़के ने कहा और उसने अपने दाईं ओर खड़े लड़के की ओर इशारा किया। उसके इशारा करते ही सामने खड़े लड़के ने अपना फोन निकाला और चुपके से श्रुति की फोटो खींच ली और सामने वाले लड़के की ओर देख थंब से काम होने का इशारा किया। श्रुति उन लोगों की बात का मतलब समझ नहीं पाती है और वो पांचों मुस्कुराते हुए वहीं से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़ श्रुति की ओर देख उन सबका मुखिया उस फोटो खींचने वाले लड़के का फोन लेता है और अपने फोन में श्रुति का फोटो लेकर उस लड़के के फोन से डिलीट कर उसे फोन वापस कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब आएगा मजा। सबके सामने मेरी इंसल्ट करवाई थी इसने, अब इसके जरिए मैं दोनों को सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी से उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कहते हुए वो मुस्कुराता है और सभी वहां से चले जाते हैं। श्रुति उनकी बातों से थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर फोन पर नजर पड़ते ही वो सब भूलकर फोटो चेक करने लगती है। फोटो में अर्पिता और किरण को एक साथ देख कहती है, ओह माय गॉड, मतलब ये किरण है जिसे देखने के लिए प्रशांत भाई और राधु भाभी गए हैं। क्या बात है, श्रुति खुद से कहते हुए खुश हो जाती है। घर पर सारी बातचीत कर शोभा, राधु और कमला एक दूसरे की ओर देखती हैं, तो राधु अपने साथ लाए हुए बैग को उठाकर शोभा को थमाती है और शोभा खड़ी हो जाती है और किरण के पास जाकर उसे उस बैग में रखा हुआ सामान शगुन के रूप में दे देती है। प्रशांत की नजरें शोभा जी के पीछे पीछे जाती हैं और ये देख उसके चेहरे पर अनायास ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है कि उसकी शोभा माँ यानी उसकी ताई जी ने वो शगुन का सामान अर्पिता को ना देकर किरण को दिया है। वो मन ही मन कहता है, शुक्र है कि ये मेरी गलतफहमी निकली, हम लोग यहाँ अर्पिता को नहीं उसकी बहन किरण को देखने आए हैं। वहीं अर्पिता अभी भी इस गलतफहमी में होती है। वो शोभा जी की बात का आशय समझ ही नहीं पाती है। शगुन देने के बाद शोभा जी वापस आकर बैठती हैं तो किरण एक बार फिर सबके चरण स्पर्श करती है। वो मन ही मन सोचती है, पापा जी ने तो कहा था कि निर्णय मुझे लेना है, लेकिन यहाँ तो मुझसे बिन पूछे ही शगुन का सामान हाथों में थमा दिया गया है। एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। अब सबके सामने तो मैं क्या कहूँ इनसे। ऊपर से जिसे मुझे देखना है, जिससे मुझे मिलना है, वो तक नहीं आया।
अब इन सब की बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, वो नहीं आया है तो फिर यहाँ आया कौन है, और कौन है वो जिसकी तारीफ अर्पिता किए जा रही थी। देखें तो। ऐसा कह किरण अपनी नजरें उठाकर चारों ओर देखती है तो अपने बाईं तरफ सोफे पर प्रशांत जी को बैठे हुए देखती है, जिसे देख किरण हैरान हो बुदबुदाती है। अरे ये तो बीरबल की खिचड़ी, हौले हौले रफ्ता रफ्ता पकने वाली। उसकी बात सुनकर अर्पिता सबकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए अपना हाथ उसके पीछे कर उसकी कमर में पिंच कर देती है। किरण घूर कर उसे देखती है, जिसे देखकर अर्पिता उससे फुसफुसाते हुए कहती है, यूं अकेले अकेले बड़बड़ाना बंद कर, यहाँ सबकी नजरें तुझ पर ही आकर रुकी हैं। क्या सोचेंगे ये लोग, इनकी होने वाली बहू सिर्फ ही है। चुपचाप हल्की सी मुस्कुराहट रख, खड़ी रह। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी तो मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। तुम बस कुछ देर इंतजार करो, बस तब तक जब तक कि ये लोग यहाँ हैं। कहते हुए किरण चुप हो जाती है और अर्पिता उसकी सीधी बात भी नहीं समझ पाती है। अब समझे कैसे, दिमाग में तो उलझन जो भरी हुई है। कुछ और आवश्यक बातचीत होती है और उसके बाद वो लोग सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारी राधु अर्पिता के पास आती है और उससे कहती है, अर्पिता अपना फोन दीजिए। अर्पिता सवालिया नजरों से राधु की ओर देखती है, जिसे देख राधु कहती है, घबराओ नहीं, बस फोन ही ले रही हूँ। और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाती है, अरे भाई जब शादी की बातचीत चल रही है तो ऐसे में नंबर तो एक्सचेंज करने होंगे कि नहीं। चूंकि आप किरण की बहन है और किरण का फोन भी आपके हाथ में है तो उसका फोन दो। ओह, कहकर अर्पिता किरण का फोन राधु के हाथ में थमा देती है। राधु मुस्कुराते हुए फोन लेती है और उसमें परम का नंबर सेव कर देती है और किरण के फोन से खुद को एक मिस्ड कॉल दे फोन वापस लौटा देती है। किरण एक बार फिर सबके चरण स्पर्श करती है और अर्पिता मुस्कुराने का अभिनय करते हुए सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। प्रशांत जी एक बार फिर से अर्पिता की ओर देखते हैं और फिर सबसे आगे निकल गाड़ी दरवाजे के सामने ले आते हैं। वहीं अर्पिता खुद को लाख रोकते हुए भी एक बार प्रशांत जी को देख ही लेती है। बीना जी, हेमंत जी, किरण की बुआ और दया जी सभी उन सबको दरवाजे तक बाहर छोड़ आते हैं। उनके बाहर जाते ही किरण अपनी साड़ी संभालकर अर्पिता के पीछे दौड़ने लगती है। ओ नो किरण, ये क्या कर रही हो, कहते हुए अर्पिता उससे आगे आगे दौड़ने लगती है। अर्पिता सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है तो किरण भी उसके पीछे पीछे चली आती है। वहीं प्रशांत बात करते हुए फोन हाथ में पकड़े होता है और आते समय तो सोफे पर ही भूल जाता है। किसी का ध्यान भी नहीं गया होता कि यहाँ प्रशांत जी का फोन रह गया है। फोन का याद आने पर वो राधु से पूछता है, क्या मेरा फोन आपके पास है? नहीं भैया, हमारे पास नहीं है, राधिका ने कहा। ओह, शायद अंदर रह गया, आप सभी लोग बैठिए, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ, प्रशांत जी ने कहा और वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले आते हैं। वहीं हमारी अर्पिता और किरण दोनों ही खिलखिलाते हुए फर्स्ट फ्लोर पर दौड़ रही हैं। किरण दौड़ते हुए अर्पिता को पकड़ती है तो उसके दुपट्टे का सिरा उसके हाथ में आ जाता है और किरण उसे झटक देती है और फिर से अर्पिता के पीछे दौड़ने लगती है। अर्पिता एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर किरण के हाथों की ओर देखती है। उसके हाथ में दुपट्टे को ना देखो इधर उधर देखने लगती है। रुको, तुम क्या कह रही थी कि वो भी आया है? वो बहुत 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 अच्छा है, तुम उसे देखोगी तो मना नहीं कर पाओगी। और क्या कहा था तुम कि बहुत लकी हो किरण? किरण अपनी ही धुन में लगी होती है और अर्पिता अपनी चुन्नी को ढूंढने में लगी होती है जो ऊपर नहीं दिखती है। तो उसे वो रेलिंग के नीचे चेक कर झांक कर देखती है। उसकी चुन्नी प्रशांत के सर को ढकते हुए उसके हाथ में होती है। वो समझ ही नहीं पाती है कि नीचे कौन है और वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे चली आती है। सुनो, वो हमारा दुपट्टा है, अर्पिता ये कहती है और उसके करीब आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर प्रशांत जी के पहने हुए जूतों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके मुंह से बरबस ही निकल जाता है। प्रशांत जी, आप?